Hello students, welcome back to our YouTube channel. I am CA गरिमा पांडे from Panomic Education and आज हम लोग इस lecture series का second lecture देख रहे हैं where we'll be discussing the theoretical aspect of module 1 of foundation paper 1 that is accounting and इसमें जो module 1 में chapters discuss होंगे वो है 2 to 7 क्योंकि previous video में we had covered the first chapter specifically. The motto is कि हम लोग जो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर इनमें से कहीं पूछे जाए तो उसको आंसर दे सके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ हद तक हमारा जो ट्रू एंड फॉल्स पूछा जाता है 12 मार्क का वो भी कवर हो जाए. अगर इस पूरे थियोरेटिकल वीडियो की बात करूं तो इधर कुछ 40 से 50 पेजेस के बीच में पूरा पीडीएफ है एंड आपको बहुत ओवरवेल्म फील होगा कि यार इतना ज्यादा है पढ़ने को, बट इसमें से काफी सारी चीज आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि बिना थ्योरी के आप प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रख सकते. आपको उसका थ्योरी पता होना चाहिए सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. तो काफी सारी चीज आपको ऑलरेडी पता होगी बट वी आर ओनली ट्राइंग टू ब्रश अप द मेजॉरिटी एस्पेक्ट इन दिस स्पेसिफिक वीडियो. सो लेट अस स्टार्ट विद इट. सबसे पहले चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस में पहला है एक्यूरेसी ज्यादा प्रोवाइड करता है. ये प्रॉफिट लॉस कितना अर्न करा उसके बारे में आपको बताता है. फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज असेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर चर्चा करता है. अकाउंटेंट को नेसेसरी डिटेल्स प्रोवाइड करता है, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि कंट्रोलिंग ढंग से हो सके और रिपोर्टिंग भी प्रॉपर हो सके. रिजल्ट्स हम लोग इधर कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से और देख सकते हैं कि क्या क्या रीजन है जिस वजह से चेंजेस है. सो एक डायरेक्ट क्वेश्चन 4 मार्क का उधर से आ सकता है. फिर बेटा ट्रू एंड फॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आई फील इज दिस एस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंट की बात करें तो अकाउंट्स बेसिकली दो प्रजाति के होते. एक है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में आ जाता है हमारा बेसिकली इंसानों के रिगार्डिंग अकाउंट हो गया या आपके असेट्स आ जाते हैं इसमें कुछ एंड सारी लायबिलिटीज. इसके अलावा कैपिटल और ड्रॉइंग्स, ये सारे अकाउंट कैसे होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं. काफी सारे असेट्स रियल अकाउंट भी होते हैं बट कब रियल है वो आगे देखेंगे. बट मेजरली दीज अकाउंट्स आर पर्सनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट्स में हर लायबिलिटी एक पर्सनल अकाउंट होगा, हर कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होगा, हर ड्रॉइंग अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होगा. असेट कभी पर्सनल होते हैं कभी रियल होते हैं. पर्सनल अकाउंट की बात करें तो उसमें आ जाते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स. एक है नेचुरल पर्सन. नेचुरल पर्सन यानी कि किसी इंसान का अकाउंट. फॉर एग्जांपल राम इज अ डेटर तो राम का अकाउंट इट इज अ नेचुरल पर्सन अकाउंट. फिर आ जाता है आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है जैसे कि पेनोरमिक एजुकेशन अकाउंट, स्वस्तिक एजुकेशन अकाउंट, कोई भी कंपनी का नाम, ऑल दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. और फिर आ जाता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब ये वो अकाउंट है जो एक्चुअली किसी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन को तो डायरेक्टली डिनोट नहीं कर रहे बट उन्हीं के बिहाफ पे हम लिख रहे हैं. और इसके अगर मैं आपको एक हिंट दूं कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई व्हाट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो कोई भी इनकम या एक्सपेंस अकाउंट के आगे या पीछे प्रीपेड, एडवांस, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, पेएबल ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वो कैसा अकाउंट बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. जैसे कि एडवांस इनकम, इनकम मुझे एडवांस में आई तो ये किसने दी होगी? एक इंसान ने दी होगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. उस इंसान को डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली बता रहा है कि इसने आपको एक्स्ट्रा पैसे देकर रखे हैं. फिर आता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स. रियल अकाउंट्स बेसिकली असेट हो गए, वो असेट जो एक टैंजिबल या इंटैंजिबल आइटम है जो किसी इंसान की तरह नहीं है. दीज रिलेट टू द असेट्स ऑफ द फर्म बट नॉट डेट. फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स रिलेटिंग टू लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ऑल दीज आर रियल अकाउंट्स. कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये भी कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट है. फिर चर्चा की गई है नॉमिनल अकाउंट की. नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यू इन सबके रिगार्डिंग अकाउंट्स है.
सैलरी का खर्चा इज अ नॉमिनल अकाउंट बट प्रीपेड सैलरी इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा 2-3 मार्क के हिसाब से, एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। जर्नल के एडवांटेजेस देखो तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें लिखी जा रही है, जर्नल एंट्रीज सपोर्ट होते हैं नरेशन से विच इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंट्री दे दी जाती है। एंड जर्नल के बाद ही क्या बन सकता है, लेजर पोस्टिंग की जा सकती है। तो बिना जर्नल के लेजर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा टू प्रिपेयर। नेक्स्ट इन लाइन, साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के क्या क्या फीचर्स है? जीएसटी इज लेवीड ऑन सप्लाई, सप्लाई पर लेवी किया जाता है, यानी कि जब आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो या उनको मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हो या कोई भी सर्विस दे रहे हो तो क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। तो द सप्लाई इज टैक्सेबल, जब आप वो चीज दे रहे हो तब क्या है, टैक्सेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है जीएसटी इज अ टैक्स लेवीड ओनली ऑन वैल्यू एडेड ऑन ईच स्टेज, हर स्टेज में जितना आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो सिर्फ उसी पे हमको क्या पे करना है, जीएसटी एडिशनली पे करना है। फिर जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, जो अल्टीमेट कंज्यूम कर रहा है गुड्स उसी को क्या बेयर करना है, जीएसटी बेयर करना है। और डेस्टिनेशन बेस्ड है, इसीलिए हम लोग का सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी अलग अलग जीएसटी एप्लीकेबल होते हैं। देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट या कास्केडिंग इफेक्ट इरेडिकेट कर दिया है जीएसटी ने। इसका मतलब क्या हुआ, आपने रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपए का, उस पे मान लेते 10% जीएसटी रेट है, तो आपने 10% यानी कि 10 रुपए का जीएसटी पे करा। आगे जाके इसको कन्वर्ट करा आपने फिनिश गुड्स में, 100 रुपए का रॉ मटेरियल आप 200 रुपए में फ्यूचर में बेचने वाले हो, तो इस पे आप जीएसटी कस्टमर से कितना मांगोगे, 10% के हिसाब से 20 रुपए। आपको एज अ बिजनेस अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितने रुपए देने हैं, आपको तो कितने देने हैं, सिर्फ 10 रुपए ही पे करने हैं फिटूस करने के बाद, सेट ऑफ करने के बाद। वाई, बिकॉज इधर जो टैक्स ऑन टैक्स का इफेक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको 110 रुपए पे कन्वर्जन नहीं करना, आप 100 को 200 रुपए में बेच रहे हो, कॉस्ट को कॉस्ट से कंपेयर कर रहे हो, टैक्स पर टैक्स नहीं लग रहा, आपको क्रेडिट का बेनिफिट फ्यूचर में मिल जा रहा है। फिर अंडर जीएसटी देयर इज हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज, प्रोसीजर्स, रेट्स ऑफ टैक्सेस अक्रॉस द कंट्री। पहले जीएसटी से पहले काफी अलग अलग टैक्सेस थे, वैट था, सर्विस टैक्स था, सेल्स टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी, अब वो सब काफी हद तक एलिमिनेट हो चुके हैं एंड इट हैज बीन कंज्यूम्ड बाय द जीएसटी। सो इधर हार्मोनाइजेशन हो गया है, हर चीज पर अब लगता क्या है, जीएसटी लगता है मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स। फिर जीएसटी क्योंकि वो एक स्टेट बेस्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इसलिए अलग अलग टाइप के जीएसटी लगते हैं। सबसे पहला है सीजीएसटी, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंडर आता है, दैट इज विद इन द स्टेट अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, साथ साथ चलते हैं, ये भी किस पर एप्लीकेबल है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे। यूटीजीएसटी, इट इज लेवीड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर्स, जब यूनियन टेरिटरी में आप लोग सामान खरीद बेच रहे हैं तब क्या लग जाएगा इधर, यूटीजीएसटी। इसको भी हम इंट्रा स्टेट सप्लाई को की तरह ही कंसिडर करते हैं। और फिर आ जाता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटर स्टेट में एप्लीकेबल है। इंटर स्टेट का मतलब दो स्टेट्स के बीच में जब कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप गुजरात में हो, आपको महाराष्ट्र में कुछ सप्लाई करना है, तो कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा इधर, आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, और आईजीएसटी का फुल फॉर्म इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST is a consumption based tax, very important for true and false. And tax is received by the state in which the goods or services are consumed and not by the state जो उसको मैन्युफैक्चर करता है। आप गुजरात में बैठे हो, आप सप्लायर हो, आपने सेल करा है इसको महाराष्ट्र में, कहाँ का जीएसटी हो जाएगा बेटा, महाराष्ट्र में जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू बी केप्ट इन माइंड। इसके थियोरेटिकल क्वेश्चंस डेफिनेटली गो थ्रू करिएगा। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, एमसीक्यूज हो गए, ट्रू एंड फॉल्स हो गए, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए। प्लीज मेक श्योर कि मॉड्यूल से आप लोग उसको डेफिनेटली कवर करें। ओके, आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के ऑब्जेक्टिव क्या है, इट एनेबल्स अस टू एस्टैब्लिश whether posting and other accounting processes have been carried out without committing arithmetical errors।
कोई अरिथमेटिकल एरर तो नहीं हो गया है, कैलकुलेशन मिस्टेक या लिखने में मिस्टेक नंबर्स की स्पेसिफिकली तो नहीं हो गई है, ये बताता है ट्रायल बैलेंस। क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी गलती हुई हो। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीड ट्रायल बैलेंस। अगर अग्री ट्रायल बैलेंस नहीं है तो ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ट्रायल बैलेंस एक समरी की तरह है कि भैया आपने लेजर में क्या क्या लिखा है। ओनली द बैलेंसेस ऑफ लेजर्स इज सीन ओवर हियर इन ट्रायल बैलेंस। चांसेस कम है पूछ जाने के, बट इसको भी ध्यान में रखिएगा। लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस मुझे लगता है कि भाई इंपॉर्टेंट है जानना। ट्रायल बैलेंस क्या क्या नहीं बता सकता कि भाई अगर कोई ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा जर्नल एंट्री में तो वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस फिर भी टैलीड होगी। One should note, true and false, trial balance is not a conclusive proof कि भैया एक्यूरेसी है ही है, कुछ एरर्स फिर भी हो सकते हैं। कोई गलत अमाउंट लिखा है आपने डेबिट में भी क्रेडिट में भी, सेल्स हुई 10,000 की, आपने लिखा है 1,000 की, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा ट्रायल बैलेंस के थ्रू। रॉन्ग अकाउंट को मेंशन करा, राम के बदले श्याम के अकाउंट को लिख दिया, नहीं पता चलेगा ट्रायल बैलेंस के थ्रू। एन एंट्री हैज नॉट बीन पोस्टेड इन लेजर, जर्नल में तो लिख दी लेकिन लेजर में उसको आगे डेबिट में भी पोस्ट नहीं करा, क्रेडिट अकाउंट में भी पोस्ट नहीं करा, तो कहां से पता चलेगा? ट्रायल बैलेंस तो टैलीड ही होगा। अगर कोई चीज को 2 बार आपने पोस्ट कर दिया लेजर में तो ये भी आपको ट्रायल बैलेंस बता नहीं पाएगा। Still, preparation is useful. Without it, it is very difficult for us to prepare financial statements. Theoretical questions, true and false, please make sure कि आप कवर करें टेक्स्ट बुक के। फिर आ जाता है अपना सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स, these are the books of original or prime entry and also called subsidiary books since ledger accounts are prepared on this basis. इनके बिना लेजर पोस्टिंग बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। अगर प्रॉपरली मैं कोई सब्सिडरी बुक मेंटेन नहीं कर रही और सब कुछ जर्नल फॉर्म में लिख रही हूँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट जनरली बिजनेसेस क्या कर लेते थे? सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते थे। तो जो कुछ कॉमन ट्रांजैक्शंस है उनको जर्नल एंट्रीज के हिसाब से ना लिखते हुए उनको बुक में डालते थे, रिस्पेक्टिव बुक्स में डालते थे, जिन बुक्स को हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। कौन कौन है सब्सिडरी बुक्स? कैश बुक, कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है आपको अब तक पता होना चाहिए। परचेज बुक में क्रेडिट परचेजेस आते हैं। परचेज रिटर्न बुक में प्रीवियसली जो हम लोग ने परचेज करे उन गुड्स को अगर रिटर्न करते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड की जाती है। सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट सेल्स रिटर्न करते हैं तो वो रिकॉर्ड होता है। बिल रिसीवेबल बुक भी मेंटेन करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन नहीं है, बनाने को नहीं बोला गया है, बट आपको पता होना चाहिए। बिल पेबल बुक भी है और फिर आती है जर्नल प्रॉपर। जर्नल वर्ड भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बुक, ऐसा मेंशन्ड है। एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। अब हर कोई अपनी अपनी अलग बुक मेंटेन करता है। परचेज डिपार्टमेंट परचेज बुक मेंटेन करे, सेल डिपार्टमेंट सेल्स बुक मेंटेन करे, तो इधर एक इंसान को ही सारी बुक मेंटेन करने या सारी जर्नल को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग बुक मेंटेन कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी होती है, जो जिस काम में बेटर है उसको वो काम दे दिया हमने, एक इंसान को एक काम दे दिया, तो इधर बेनिफिट मिल रहा है हमको। फिर सेविंग टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली आप चीजों को डिवाइड कर दे रहे हो तो आपका टाइम क्या हो जा रहा है? बच जा रहा है। कॉमन ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे लिख दे रहे हो तो इट इज बेसिकली रिड्यूसिंग योर टाइम। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली अवेलेबल करवाता है। अगर मुझे जानना है कितना परचेज करा तो एक साथ परचेज बुक में उठा के देख पाऊंगी मैं, क्योंकि हर चीज की अलग अलग सब्सिडरी बुक बन रही है। और फिर फैसिलिटेट्स चेकिंग, यानी कि इजी कर देता है। अगर मुझे कोई पता है कि भैया एरर परचेजेस में, तो मुझे सिर्फ परचेज बुक देखना है, ना कि सारे जर्नल एंट्रीज को गो थ्रू करना होगा। फिर इधर एक ड्राइंग के थ्रू इन्होंने बेसिकली बताया हुआ है द टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। फाइनेंशियल बुक्स की बात की गई ऑफ अकाउंट्स, जिसमें आते हैं प्रिंसिपल बुक्स एंड सब्सिडरी बुक्स। प्रिंसिपल बुक वो बुक है जिसके बेसिस पे लेजर बनते हैं, तो प्रिंसिपल बुक लेजर बाय इटसेल्फ इज अ प्रिंसिपल बुक। कैश बुक, कैश बुक इज अ प्रिंसिपल बुक एज वेल एज अ सब्सिडरी बुक। देखो कैश बुक बोला गया है, प्रिंसिपल बुक भी और सब्सिडरी बुक भी है। प्रिंसिपल बुक क्या? जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, और सब्सिडरी बुक्स क्या? जहां पे पहली ओरिजिनल एंट्री की जाती है।
लेजर्स के बेसिस पर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है, तो दैट इज अ प्रिंसिपल बुक। कैश बुक अगर आपने बनाई है तो आपको कैश लेजर और बैंक लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, तो कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक। प्लीज कीप दिस इन माइंड फ्रॉम ट्रू एंड फॉल्स पॉइंट ऑफ व्यू। कैश बुक कितने प्रजाति की है? सिंपल कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम, कैश बुक विद बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम, और फिर आती है अपनी पेटी कैश बुक। सब्सिडरी बुक्स अभी हमने देखा था कितने टाइप की होती है, उन्हीं सबको इधर इन्होंने फोटो में बताया है। नेक्स्ट इन लाइन, जर्नल प्रॉपर में कौन सी एंट्रीज जाती है उसके ऊपर चर्चा करिए। पहले जाता है ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज का क्या मतलब है? ओपनिंग एंट्रीज का मतलब वो जो पिछले साल असेट्स और लायबिलिटीज थी उनको हम क्या कर रहे हैं, आगे खींचकर लेकर आ रहे हैं, अगले साल में ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्लोजिंग एंट्रीज, at the end of the year the profit and loss account is prepared. For this purpose the nominal accounts are transferred to profit and loss account। ये आपने चैप्टर 7 में सीखी होगी एंट्रीज। फिर आता है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज यानी कि कुछ गलती करी, उसको सुधारने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करते हैं। ट्रांसफर एंट्रीज, सम ऑफ द अमाउंट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। जैसे कि परचेज रिटर्न को परचेज अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ड्रॉइंग्स को कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर एंट्रीज बोलते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज वो एंट्रीज है जो साल के अंत में रिकॉर्ड की जाती है। डेप्रिसिएशन इज एन एडजस्टिंग एंट्री, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज एन एडजस्टिंग एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रिपेयर्ड नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एन एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्रीज फॉर डिसऑनर ऑफ बिल भी आप लोग कहां रिकॉर्ड करोगे, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करोगे। और इसके अलावा मिसलेनियस एंट्रीज, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ऑफ आइटम्स अदर देन गुड्स, फर्नीचर खरीदा उधारी में कहां जाएगा, जर्नल प्रॉपर में जाएगा। कस्टमर को कोई अलाउंस दिया कहां जाएगा, जर्नल प्रॉपर में जाएगा। तो उन सब के ऊपर इधर चर्चा की गई है। वापस से थ्योरी क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज एंड ट्रू एंड फॉल्स को कवर करना ना भूले। कैश बुक पे क्या क्या ध्यान होना चाहिए, डबल कॉलम कैश बुक। एक चीज जो आई रिमेंबर वन ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन द एमसीक्यू फॉर्म और ट्रू एंड फॉल्स फॉर्म, आई डोंट रिमेंबर किस टाइप का क्वेश्चन है, बट टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है जहां पे काफी स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम फेस करी थी। वो सवाल ये है कि डबल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम और बैंक कॉलम आ सकता है। इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चंस करे उसमें क्या किया है, उन्होंने डिस्काउंट कॉलम और कैश कॉलम दिया है, बट बेटा उन्होंने थ्योरी में दिया है दैट अ डबल कॉलम कैश बुक could have one column showing bank receipts and another column showing payment through bank along with cash। तो कैश के साथ साथ डिस्काउंट करा तो भी वो डबल कॉलम है, और बैंक का कॉलम भी बनाया तब भी वो डबल कॉलम कैश बुक ही है। फिर आता है एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट विद रिगार्ड्स टू डिस्काउंट बैलेंसिंग। इट शुड बी नोटेड दैट डिस्काउंट कॉलम इज नॉट टू बी बैलेंस्ड। ट्रू एंड फॉल्स के लिए ध्यान रखिएगा, दे आर मेयरली टोटल्ड। जो टोटल है वो हम लोग डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करेंगे। द टोटल कॉलम ऑन पेमेंट साइड शोज टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड एंड इट इज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। और जो डेबिट साइड पे दिख रहा है वो हम लोग क्या है, डिस्काउंट अलाउड हो गया और उसको हम लोग डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डाल देते हैं। सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से ओवर हियर। ओके, so to summarize, discount columns are totaled, they are not balanced, and their totals are entered in discount received or discount paid account in the ledgers। contra entries क्या होती है? contra entries वो entries है जो दो चीजों को impact कर रहा है विद इन द कैश बुक, जैसे कि कैश विड्रॉ करा फ्रॉम बैंक, so this is a contra entry। Often cash is withdrawn from bank for use in office. In such cases, the amount is entered in bank column on payment side and also in cash column on receipt side। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं। ये एक सवाल में आया है इसलिए ध्यान रखना। If initially checks received are entered in cash column, then when it is sent to bank, तो it is entry would be recorded as if it is cash is sent to bank। चेक मिला और आपको स्पेसिफिकली बोला गया है कि भाई व्हेनेवर द चेक इज रिसीव्ड वी रिकॉर्ड इट एज कैश रिसीट। तो जब आप चेक जमा कर रहे हो बैंक में तो आप ये अज्यूम करोगे कि कैश हमारा कम हो रहा है और बैंक हमारा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब चेक मिला मैंने उसको किसकी तरह रिकॉर्ड करा? कैश की तरह रिकॉर्ड करा, तो तब कैश बढ़ा है। जब यही चेक आपने जमा करा तो कैश घटा और बैंक
बढ़ा। एडवांटेजेस ऑफ 3 कॉलम कैश बुक, चांसेस कम आने के, लेकिन प्रिपेयर्ड रहिएगा। कैश एंड बैंक अकाउंट आर प्रिपेयर्ड साइमल्टेनियसली, देयरफॉर डबल एंट्री इज कंप्लीटेड इन द कैश बुक इटसेल्फ। कॉन्ट्रा एंट्रीज को इजीली हम लोग चेक कर सकते हैं, इधर एरर ऑफ चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। The information regarding cash in hand and bank balance can be obtained very easily and quickly, and इनके ledgers भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहो तो एक से ज्यादा बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकते हो अगर आपके ज्यादा बैंक में अकाउंट्स है। पेटी कैश बुक, स्मॉल पेमेंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इट इज अननेसेसरी टू रिकॉर्ड देम इन द कैश बुक। तो मेन कैशियर ओवरबर्डन्ड है वर्क से, तो हमने जो भी छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस है उसके लिए किसको अपॉइंट करा है, पेटी कैशियर को, कि भाई तुम उसको देख लो। इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रेस सिस्टम? इम्प्रेस सिस्टम का मतलब कि हम एक डेफिनेट सम ऑफ मनी हमारे पेटी कैशियर को दे रहे हैं एंड वी विल रीइंबर्स हिम फॉर द पेमेंट्स मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। इसका मतलब मैंने उसको महीने की शुरुआत में 6,000 रुपए दे दिए, उसने 6,000 में से 5,000 का खर्चा कर दिया, 1,000 रुपए उनके पास बाकी है, तो अगले महीने की शुरुआत में मैंने जितना उन्होंने खर्चा करा है उतना रुपया देना है, यानी कि 5,000 रुपए मैं उनको दे दूंगी। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय impressed system of petty cash book. This system is very useful if we prepare analytical petty cash book. The amount, क्या क्या ध्यान रखना है जब आप petty cash book बना रहे हो? The amount for petty cash should be sufficient for small payments. Reimburse should be made only when petty cashier prepares a statement showing total payments supported by vouchers. Documentary evidence होना चाहिए. The voucher number should be filed in order. नो पेमेंट शुड बी मेड विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए, यानी कि सिग्नेचर्स होना चाहिए, सही इंसान को ही पेमेंट करने का अथॉरिटी होना चाहिए। एंड द पेटी कैशियर शुड नॉट बी अलाउड टू रिसीव एनी कैश एक्सेप्ट फॉर रीइंबर्समेंट। पेटी कैशियर बेसिकली छोटे मोटे कैशियर्स है, तो उनको कोई भी कस्टमर का पैसा रिसीव करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैशियर, सेव करता है टाइम ऑफ चीफ कैशियर, टाइम बचाता है, हार्डवर्क बचाता है कैश बुक में सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करने में और लेजर्स में पोस्ट करने में, और स्मॉल पेमेंट्स पे कंट्रोल रखा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट है कि भाई डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया गया है, कैश बुक वाले टॉपिक में ही चैप्टर 2 में है। बस इसको एक बार के लिए रीड मार लेना, कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोग को खास समझ में नहीं आएगा, बस इसको रीड कर लेना, कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर कुछ भी पूछा जाए तो हम लोग एटलीस्ट ये होना चाहिए कि भाई सुना सुना हुआ है और हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको गो थ्रू एक बार कर लीजिएगा। प्लीज मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द थियोरेटिकल क्वेश्चंस। फिर आता है रेक्टिफिकेशन चैप्टर। रेक्टिफिकेशन चैप्टर में अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स बेसिकली दो कैटेगरीज है। दो कैटेगरीज में एरर ऑफ प्रिंसिपल है और दूसरा है आपका क्लेरिकल एरर्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब आपका अकाउंट्स ही वीक है कि आप लोग को पता ही नहीं कि किसको कैसे रिकॉर्ड करना है। सो इट इज कॉन्ट्रावीनिंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लाइक परचेज ऑफ असेट को आपने एक्सपेंस बता दिया, या कोई छोटा मोटा रिपेयर करा है अपने फिक्स्ड असेट पे और उसको अपने असेट की तरह कैपिटलाइज कर दिया। दीज एरर्स आर नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लेरिकल एरर्स बेसिकली लिखते वक्त कुछ हम लोग ने गलती कर दी है या अकाउंटिंग प्रोसेस में कुछ गलती करी, आपके प्रिंसिपल्स वीक नहीं है, आपने नाम लिखने में या कुछ इस तरीके की गलती करी है। तो इसमें पहले आता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब हमने हमारे एंड से लिखना ही रह गया। देयर कुड बी पार्शियल ओमिशन और कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन का मतलब एक जगह पे तो लिख दिया, दूसरी जगह पे लिखना रह गया, और कंप्लीट ओमिशन का मतलब पूरा का पूरा ही लिखना रह गया। एरर ऑफ कमीशन, कमिट करना मतलब कि लिखने में गलती करी, लिखने में गलती करी यानी कि राम को श्याम बता दिया गलती से, या फिर मैंने टोटल मारते वक्त गलती करी, टोटलिंग कर रही थी 10,000 के बदले मैंने टोटल लिख दिया 9,000 रुपए, या फिर मैंने 10,000 रुपए का माल खरीदा उसको 1,000 रुपए का ही परचेज दिखाया। तो ऑल दीज आर एरर ऑफ कमीशन। और फिर आता है कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर यानी कि दो इंडिविजुअल गलतियां कुछ इस प्रकार हुई कि अल्टीमेटली मेरा ट्रायल बैलेंस फिर भी क्या हो रहा है, टैली हो रहा है, क्योंकि दोनों गलतियां एकदम सेम अमाउंट की हुई डेबिट और क्रेडिट में,
यानी कि मैंने परचेज को 10,000 रुपए से ज्यादा दिखा दिया और सेल्स को भी 10,000 रुपए से ज्यादा दिखा दिया। क्या परचेज और सेल्स की एंट्रीज डायरेक्टली लिंक्ड है? नहीं, परचेज अलग करते हो, सेल्स अलग करते हो, लेकिन गलती से दोनों को 10,000 रुपए से ज्यादा दिखा दिया, तो इसकी वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस क्या होगा? फिर भी टैली होगा। तो कॉम्पनसेटिंग एरर का इफेक्ट of errors committed cancel out, the errors will be called compensating errors, the trial balance will agree। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अलग जो दो कैटेगरीज है ऑफ टाइप्स ऑफ एरर्स, ज्यादा अगर आपको पूछा जाए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, तो बोल देना प्रिंसिपली देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, जिसमें एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लरिकल एरर आता है। क्लरिकल एरर में ये तीन, और इसको एक्सप्लेन कर देना, और फिर बस लिखकर आ जाना एक लाइन कि फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू एरर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू एस्पेक्ट्स, दैट इज दोस अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एंड दोस डोंट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, बस। बट ऊपर वाले को एक्सप्लेन करके आना। कौन कौन सी चीजें ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगी? रॉन्ग कास्टिंग, मतलब सब्सिडरी बुक का टोटल गलत मारा। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट का बैलेंस था 10,000, मैंने दिखा दिया 9,000, कैलकुलेशन में गलती करी है टोटल करते वक्त। पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, डेबिट के बदले किसी चीज को क्रेडिट में दिखा दिया। पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट, 10,000 सेल्स था लेकिन मैंने राम के अकाउंट में उसको दिखा दिया है 1,000 से, तो राम के अकाउंट में एक जगह पे हम लोग ने पोस्टिंग एरर करा। ओमिटिंग टू पोस्ट एन अमाउंट फॉर सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक में तो लिखा लेकिन आगे राम के अकाउंट में लिखा ही नहीं। ओमिटिंग टू पोस्ट द टोटल्स ऑफ सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक का टोटल तो निकाल लिया, सही से निकाला, लेकिन उसको सेल्स लेजर में डाला ही नहीं। ओमिटिंग टू राइट द कैश बुक बैलेंसेस इन ट्रायल बैलेंस, कैश बुक का जो बैलेंस था ट्रायल बैलेंस में लिखना ही रह गया। ओमिटिंग टू राइट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, बाकी लेजर्स का बैलेंस भी ट्रायल बैलेंस में लिखना रह गया। राइटिंग अ बैलेंस इन द रॉन्ग कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस, मैंने सब कुछ सही निकाला लेकिन गलती से ट्रायल बैलेंस में डेबिट के बदले क्रेडिट लिख दिया, एंड टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस ही गलत कर दिया। वाह, तो डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस टैली क्यों ही करेगा। ये आपको लर्न नहीं करना है बेटा, ये आपको क्यों पता होना चाहिए। ट्रू एंड फॉल्स पूछे तो भाई बताओ क्या इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा, तो आप उसको एक्सप्लेन करके आ सको, दैट इज व्हाई वी आर कवरिंग इट। द एरर्स दैट डोंट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कौन कौन सी चीजें एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा? ओमिशन, आउटराइटली आपने सब्सिडरी बुक में ही नहीं लिखा पूरी की पूरी एंट्री, तो डेबिट भी नहीं लिखा, क्रेडिट भी नहीं लिखा। मेकिंग एन एंट्री विद द रॉन्ग अमाउंट आउटराइटली इन द सब्सिडरी बुक, 10,000 की सेल्स को राम टू सेल्स 1,000 रुपए का दिखा दिया, दोनों जगह गलती करी। पोस्टिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, राम के बदले श्याम दिखा दिया। कैसा एरर है? पोस्टिंग एरर, जिसमें नाम की गलती है और डेबिट क्रेडिट की गलती नहीं। ये फोटो में बेसिकली जो ऊपर डिस्कस करा वही कवर किया गया है। मेक श्योर दैट यू कवर द थियोरेटिकल एस्पेक्ट, द थियोरेटिकल क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक, you cover the true and false and you cover the MCQs as well। MCQ पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में, अभी तक नहीं पूछे हैं, ट्रू एंड फॉल्स ही पूछा जाता है, बट MCQ भी सॉल्व करना, क्योंकि उससे आपकी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग ही बढ़ रही है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर 3 की बात करें तो आ जाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? It is prepared as on a particular date to reconcile or to explain the differences between the bank balance as per cash book and as per the passbook of the business या फिर savings passbook। इन दोनों के बीच में क्या differences है उनको कौन बताता है? बैंक reconciliation statement। 1-2 मार्क के लिए बस आप इसको explain कर सको अपने टर्म्स में, उस हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज लर्न कर लेना। बीआरएस की वजह से कोई भी अगर एरर्स है कैश बुक में या पासबुक में, उसके बारे में पता चलता है। कोई भी अनड्यू डिले है इन क्लियरेंस ऑफ चेक, उसके बारे में पता चलता है बीआरएस के थ्रू, कि भाई आपने तो चेक जमा करा लेकिन वो सामने बैंक ने अभी तक उसको क्लियर ही नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उस सब के बारे में आपको कौन बताएगा? बीआरएस बताएगा। नेक्स्ट इन लाइन, रेगुलर रिकंसिलिएशन डिस्करेज करेगा अकाउंटेंट को एम्बेजलमेंट से। एम्बेजलमेंट का मतलब चोरी चकारी। अगर मैं एज अ बिजनेस ओनर बार बार अकाउंटेंट को थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में बोल रही हूं दिखाओ क्या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्यों कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो उसको मालूम है
कि भाई वो कोई भी एक एंट्री लिखकर नहीं बोल सकता कि अरे अरे इस वजह से मिसमैच है। वो कुछ भी घपलेबाजी नहीं कर सकता और चोरी होने के चांसेस क्या है, कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, it helps in finding out the actual or true position of bank balance by incorporating the effect of any uncleared funds। कुछ अनक्लियर्ड फंड्स है, यानी कि अभी तक आपको उसका पैसा नहीं मिला, तो आपको उसके बारे में पता चलता है कि भैया बैंक बैलेंस भले मेरी पासबुक के अकॉर्डिंग लाख रुपए है, बट एक्चुअल में वो लाख रुपए नहीं 1,20,000 रुपए है। इनके बारे में हमें पता चलता है। और फिर it will ensure accounting of all the financial transactions incurred by the company in the particular financial year। कुछ ट्रांजैक्शंस पासबुक में हो जाते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट काटा बैंक ने, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कितना इंटरेस्ट काटा है? जब मैं क्या प्रिपेयर करूंगी, बीआरएस बनाऊंगी। जब मैं देखूंगी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है तब पता चलेगा, और उनकी एंट्रीज में कैश बुक में बाद में कर पाऊंगी। कॉजेज ऑफ डिफरेंस, क्यों डिफरेंस होता है कैश बुक में पासबुक में? सबसे पहला है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। फिर ट्रांजैक्शन डिफरेंस। ट्रांजैक्शन डिफरेंस, देयर आर वेरियस ट्रांजैक्शंस which the bank carries out by itself without intimating the customer। हमको बिना बोले बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन डिफरेंस। जैसे कि इंटरेस्ट मिला मुझे सेविंग्स अकाउंट पे, मुझे बोल के नहीं देती है बैंक, मेरे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा कर देती है, दैट इज अ ट्रांजैक्शन डिफरेंस। या फिर बैंक ने इंटरेस्ट का पैसा काटा, तो ये भी क्या है, ट्रांजैक्शन डिफरेंस। फिर बैंक ने कस्टमर के नाम पे, मतलब कस्टमर के अकाउंट से बैंक चार्जेस डायरेक्टली काट दिए, तो ये भी क्या है, ट्रांजैक्शन डिफरेंस है। और फिर आता है आपका एरर। एरर का मतलब कि गलती होना। कैश बुक में भी गलती हो सकती है, पासबुक में भी गलती हो सकती है। ओके पीपल, नेक्स्ट इन लाइन, मीनिंग ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक क्या है? एडजस्टेड कैश बुक का मतलब जब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा और आपको पता है कि रीजन फॉर नॉट मैचिंग इज बिकॉज सम थिंग्स हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक और हैव बीन रिकॉर्डेड रॉन्गली इन द कैश बुक, उन चीजों को मैं सुधार देती हूं बाय प्रिपेयरिंग एन एडजस्टेड कैश बुक। एक सुधरी हुई कैश बुक बना रही हूं और फिर मैं बीआरएस बनाती हूं। तो when the balance of cash book is first adjusted for certain adjustments before taking the BRS statement, it is known as adjusted cash book balance। Adjusting the cash book before BRS is completely optional, लेकिन कब? True and false if the reconciliation is done during different months। बट अगर साल के अंत में आप BRS बना रहे हो तो इट इज कंपलसरी कि हम क्या बनाएंगे, एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे ही बनाएंगे। While adjusting the cash book, कौन कौन से डिफरेंसेस को आप कैश बुक में ठीक करोगे? सारे एरर्स। लेकिन किसके एरर्स, कैश बुक के कि पासबुक के? कैश बुक के एरर्स को हम एडजस्टेड कैश बुक में लिखते हैं। ट्रू एंड फॉल्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इधर इन्होंने इस पे एम्फसाइज करते हुए भी बताया है। फिर ऐसे ओमिशंस जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड हो गए। बैंक ने एंट्री कर दी, गलती नहीं, बैंक ने जेन्युइन एंट्रीज रिकॉर्ड करी है पासबुक में, लेकिन हमने उसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा, तो उनको मैं क्या करूंगी, एडजस्टेड कैश बुक में सुधारूंगी। समथिंग लाइक बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन बैंक इन द पासबुक ओनली, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक जो हम लोग ने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा कर दिया, ये सब ट्रांजैक्शंस क्या होंगे, एडजस्टेड कैश बुक में आएंगे। ये बस आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, इसको लर्न करने की आउटराइटली खास जरूरत नहीं है। हालांकि एक थ्योरी क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विच आस्क्स कि व्हाट इज द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस। तो आपको ऑलरेडी पता है क्या क्या रीजन है, बस इन्होंने इधर लिस्ट डाउन कर रखा है, तो आप इसको बस एक बार गो थ्रू कर लेना। आउटराइटली लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आधी चीजें पता है, तो आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ये जैसे कि एक सवाल इधर पूछा गया है जो टेक्स्ट बुक का ही है। फिर आता है पब्लिक चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 इज इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री क्या है? दे आर असेट्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मान लो मेरे पास एक पुराने जमाने की खरीदी हुई पीस ऑफ लैंड है और मैं फर्नीचर का काम करती हूँ, तो क्या वो लैंड मेरी इन्वेंट्री है? नहीं। भले मैं उसको सोच रही हूँ कि अगले 1 साल के अंदर अंदर बेच दूंगी, बट फिर भी उसको इन्वेंट्री नहीं बोलूंगी क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मैं उसको सेल नहीं करती हूँ।
जो अभी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है फॉर सच सेल, यानी कि जो माल अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, बनेगा तो बेचूंगी, लेकिन अभी वो उस पर क्या चल रहा है, काम चल रहा है, इसको हम बोलते हैं WIP. एंड फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर सेल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स अदर देन मशीन स्पेयर्स सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट, यानी कि कोई ऐसी चीज जो यूज होती है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. मान लीजिए मैं कुर्ता मैन्युफैक्चर करती हूँ, अब इस कुर्ते में अगर आप देखोगे तो इधर ये लटकन लगी हुई है, तो ये जो लटकन है ये ऑब्वियसली क्या कुर्ता बनाते वक्त ही खरीदूंगी कि पहले से इसका स्टॉक मेंटेन करूंगी, पहले से स्टॉक मेंटेन करूंगी. बट ये मेरा रॉ मटेरियल भी नहीं है, मेरा वर्क इन प्रोग्रेस भी नहीं है, ये क्या है, बेसिकली इन्वेंट्री का पार्ट है, क्योंकि इसको मैं कंज्यूम कर रही हूं वो प्रोडक्शन या सर्विस में. इसके अलावा मान लीजिए कि मेरी मशीन में बार बार नीडल्स लग रही है, सुई लग रही है, क्योंकि सुइंग मशीन की नीडल्स जल्दी जल्दी खराब हो जाती है, मेरा काम तो कुर्ती बनाने का है. उस केस में जो नीडल्स का मैं स्टॉक मेंटेन करती हूँ वो भी क्या हो जाएगा, मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट होगा, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ कंजम्पशन फॉर मी. फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क. इनकम को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है प्रॉपरली. फिर फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, अगर आप इन्वेंट्री ही रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपके करंट एसेट सही से वैल्यू नहीं हुए होंगे. लिक्विडिटी एनालिसिस सही से कर सकते हैं. इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट. अगर बैंक को लोन देना है आपको, तो वो आपको ये भी चेक करेगा कि आपके पास कितने रुपए की इन्वेंट्री है. अगर आपकी इन्वेंट्री अच्छी खासी है तो आपको वो शायद इजीली लोन देने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको बेच के आपको पैसा मिल जाने वाला है. फिर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस. स्टैट्यूट का मतलब कल भी सीखा था, स्टैट्यूट मतलब कि बाय लॉ, तो लॉ ने बोला है कि भैया इसको कंप्लाई करना है. Schedule 3 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है भाई बनाना है तो बनाना है. सो दीज आर द रीजंस फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन. इन्वेंट्री का बेसिस ऑफ वैल्यूएशन वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रू एंड फॉल्स के हिसाब से इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर. प्लीज मार्केट प्राइस मत लिखना, NRV इज द एक्चुअल वर्ड फॉर इट. ये कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कंजर्वेटिज्म को. कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को क्या क्या कंप्राइज करना है, ट्रू एंड फॉल्स एंड थ्योरी के हिसाब से बेटा काफी इंपॉर्टेंट. ऑल कॉस्ट ऑफ परचेजेस, खरीद भाव. ऑल कन्वर्जन कॉस्ट, रॉ मटेरियल खरीदा, कपड़ा खरीदा, कपड़े से कुर्ती बनाने के लिए अलग अलग खर्चे जुड़े होंगे, उन खर्चों को ऐड करना है. एंड अदर कॉस्ट विच विल ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन. जो भी खर्चा जरूरी है उसको लाने में या उसको यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री. समथिंग लाइक आज मान लीजिए मुझे इन्वेंट्री खरीदनी है, मुझे भिवंडी से कपड़ा लेकर आना है अपनी सिटी में, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी किसका पार्ट है, मेरी इन्वेंट्री का कॉस्ट है, क्योंकि वो प्रेजेंट लोकेशन में लेकर आने के लिए जरूरी था. कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस. लेकिन अगर किसी ऐसा टैक्स के बारे में बात करें जिसका क्रेडिट अवेलेबल है, लाइक GST, तो क्या वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड होगा, बिल्कुल नहीं. फिर फ्रेट का खर्चा ऐड हो जाएगा, कोई भी ऐसा खर्चा जो एक्विजिशन से रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है. ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी ड्रॉबैक्स को हमको डिडक्ट कर देना होता है कॉस्ट ऑफ परचेजेस से. प्लीज ध्यान में रखना ये चीज. कैश डिस्काउंट को हम इन्वेंट्री के कॉस्ट से लेस नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को करते, इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली ट्रेड डिस्काउंट बोला है, ना कि कैश डिस्काउंट, याद रखिएगा. नेक्स्ट इन लाइन कन्वर्जन कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन यानी कि लेबर का खर्चा, या फिर लेबर के अलावा अगर हम लोग देखें तो कोई भी वेरिएबल ओवरहेड्स, यानी कि मैंने मशीन यूज करी है इन्वेंट्री बनाने में, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में, तो वो जो मशीन का डेप्रिसिएशन है वो भी कहां किसका पार्ट है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का पार्ट है. क्यों, क्योंकि वो मशीन को यूज करे बिना मैं वो इन्वेंट्री को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती. तो जो भी खर्चा जरूरी है उसको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को बनाने में, दैट इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन. फिर बेटा आता है अदर कॉस्ट. अदर कॉस्ट का मतलब कि बाकी खर्चे. कौन से बाकी खर्चे, कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट मानते हैं. अब उधर प्लीज ध्यान रखना, ट्रू एंड फॉल्स लिखने के हिसाब से भी पूछा जा सकता है. Interest and other borrowing costs are generally not included in the cost of inventory. However, in certain circumstances where the production process is longer
एंड इट रिक्वायर्स कि हम लोग इन्वेंट्री को लंबे समय के लिए रखें, उधर हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड कर सकते हैं बोरिंग कॉस्ट को। जैसे कि वाइन के केस में, वाइन जितनी पुरानी होगी उतनी बेटर होती है, तो उसको स्टोर करना जरूरी है फॉर बेटर प्रोडक्ट। तो इधर मैं इन्वेंट्री में अपने इंटरेस्ट के कॉस्ट को क्या कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ। फिर आता है टिम्बर राइस। टिम्बर का मतलब कि लकड़ा, और राइस यानी कि चावल। चावल में बोला जाता है जितना पुराना बासमती चावल है उतना बेटर है। टिम्बर लकड़ी को भी जितना ज्यादा स्टोर करोगे उतना ज्यादा उससे पानी इवापोरेट होगा, ज्यादा बेटर लकड़ी आपको मिलेगी। तो इसमें स्टोरेज जरूरी है फॉर बेटर इन्वेंट्री, देयरफॉर इसमें हम लोग कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं अपना इंटरेस्ट का खर्चा। प्लीज डू कीप दिस माइंड पॉइंट इन माइंड फ्रॉम theoretical point of view, true and false point of view. Exclusions from inventory very very important. कोई भी एबनॉर्मल खर्चा, गलती से आपका रॉ मटेरियल लुढ़क गया, अब उसको यूज नहीं कर सकते, क्या मैं वो इन्वेंट्री में जोड़ सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। स्टोरेज कॉस्ट, जब तक स्टोरेज जरूरी नहीं है प्रोडक्शन प्रोसेस में तब तक हम लोग उसको इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। तो वाइन के केस में, टिम्बर के केस में, आपके राइस के केस में इट इज ओके इफ यू ऐड द स्टोरेज कॉस्ट, क्योंकि उधर जरूरी है, उस प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है स्टोरेज। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जो इन्वेंट्री को उनकी कंडीशन एंड लोकेशन में लेकर नहीं आ रहा, तो वो हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं रखेंगे। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को भी इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं करते। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, इसको गो थ्रू करिएगा। सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बस इसको एक बार के लिए रीड कर लीजिएगा। फिर आता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को आप लोग 4 मार्क के हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए। दोनों को 4-4 मार्क के लिए आप लोग एक्सप्लेन कर सको एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के साथ। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक्चुअल इन्वेंट्री टेकिंग होती है ईयर एंड पे या कोई पर्टिकुलर डेट पर। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम सिंपल है, लेस एक्सपेंसिव है परपेचुअल के कंपैरिजन में, लेकिन उसके लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस को गो थ्रू करिएगा। दैट टॉक्स अबाउट एक साल फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग इज रिक्वायर्ड मोर देन वंस इन अ ईयर फॉर प्रिपरेशन ऑन क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस। तो वहां पे ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, जहां पे एक साल में एक बार से ज्यादा मुझे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है। फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री रिक्वायर्स क्लोजर ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस। 31 मार्च के आसपास जनरली बिजनेसेस को मेन ऑपरेशंस नहीं करते और उधर इन्वेंट्री टेकिंग होती है, क्योंकि उधर आपको फिजिकल काउंट लेना है। फिर एज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज टेकन एज रेसिडुअल फिगर, तो भाई पिलफरेज, डैमेज, फ्रॉड को पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इन्वेंट्री कंट्रोल पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं है। एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स डज नॉट रिफ्लेक्ट द इन्वेंट्री इन हैंड, its value is therefore difficult to calculate. परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम 2 मार्क के लिए ये प्रिपेयर कर लीजिएगा कि भाई हम लोग हर रिसीट पे और हर इशू पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉपर लेजर्स मेंटेन करते हैं, जिसपे आगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है। फिर इसमें बोला गया है perpetual system helps to overcome the limitations of periodic system as inventory is taken as residual figure over there, तो loss of goods उधर पता नहीं चल सकता था, हालांकि इधर में loss of goods को आइडेंटिफाई कर सकती थी। डिफरेंस बिटवीन द टू वेरी इंपॉर्टेंट, यही अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आप 4 मार्क के लिए दोनों को एक्सप्लेन कर पाओगे। प्लीज कीप इन माइंड कि इसको 4 मार्क के लिए लर्न करना है। कौन कौन से मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, पूछे डायरेक्टली तो नहीं जानने चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है स्पेसिफिक, अच्छा ये सब आते हैं अपने हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में सबसे पहला आ गया अपना स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड फोकस करता है, एम्फसाइज करता है कि आपको मालूम है कि जब आप माल बेच रहे हो या इशू कर रहे हो तो वो किस लॉट का माल है और कितने में खरीदा गया था। आपके पास पूरा प्रॉपर डेटा मेंटेन्ड है कि भैया अगर मैं ये पेन बेच रही हूं तो ये पेन मैंने स्पेसिफिकली 10 रुपए का ही खरीदा था, उसी लॉट से खरीदा था। तो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। फीफो मेथड कहता है जो पहला आया है वो पहले जाएगा। इसको बस रीड कर लीजिएगा, आपको पता होगा इसका मतलब। लीफो कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट।
जो चीज बाद में आई थी, जो चीज लास्ट आई थी, उस रेट पे पहले हम लोग चीजों को इशू करेंगे। सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड कहता है कि कितनी क्वांटिटी है फर्क ही नहीं पड़ता, आपने 3 परचेजेस करी, 10 रुपए की, 11 रुपए की, 12 रुपए की, तो तीनों का एवरेज प्राइस कितना है, 11 रुपए का। वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड सिर्फ प्राइस पर ही नहीं, इस पर भी फोकस करता है कि कितने क्वांटिटी के गुड्स आपने कितने रेट पर खरीदे, तो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय वेटेड एवरेज मेथड। सो यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द थियोरेटिकल एस्पेक्ट, एक बार रीड मार लेना, दैट वुड बी इनफ। यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लेन इट इन योर टर्म्स, अगर पूछा जाए, चांसेस फिलहाल कम लगते हैं। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में बेटा 2 मेथड्स आते हैं। सबसे पहला एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड में हमको दिया क्या रहता है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड में हमको दिया जाता है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू एट सेलिंग प्राइस। क्या दिया गया होता है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू एट सेलिंग प्राइस। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटेल इन्वेंट्री मेथड। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है। इट इज वाइडली यूज्ड इन रिटेल बिजनेस और इन बिजनेस वेयर इन्वेंट्री कंप्राइजेस ऑफ आइटम्स जिसका इंडिविजुअल कॉस्ट तो इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन मोर और लेस जो उसमें प्रॉफिट कमाती हूं वो क्या है, सिमिलर है। The use of this method is appropriate for measuring inventories of large numbers of rapidly changing items that have similar margins, for which it is impractical to use any other costing method. इसमें हम लोग सेलिंग प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री से अपना ग्रॉस मार्जिन रिड्यूस कर देते, तो मुझे इन्वेंट्री का कॉस्ट पता चल जाता। इस पे आपने सम्स भी करे होंगे, जस्ट गो थ्रू इट, रीड द थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड क्या कहता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड कहता है उन चीजों पे जहां पे इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे फ्रीक्वेंटली अपने प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, समथिंग लाइक क्रूड ऑयल के प्राइसेस बार बार चेंज होते रहते हैं, तो वहां पे मैंने एक अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि भाई मैं 80 रुपए का इसको कंसिडर करूंगी। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, कि कुछ भी हो जाए हम मानेंगे कि 80 रुपए में उसको इशू करना है, बट वो जो 80 रुपए आया वो भी कोई लॉजिकल अजम्पशन बेसिस पर ही आया होगा। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस क्या होता है, जस्ट रीड थ्रू इट। इन्वेंट्री चैप्टर में पूरा पूरा इसको कवर किया है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को भी इसको रीड डेफिनेटली करिएगा। थियोरी के क्वेश्चंस गो थ्रू करना, और प्लीज कीप इन माइंड कि इन दोनों को आपको रीड करना है, क्योंकि इसमें से ट्रू एंड फॉल्स आ सकते हैं, एजेंट कौन, प्रिंसिपल कौन, एटसेट्रा। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर डेप्रिसिएशन, चैप्टर 5। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन बेसिकली टैंजिबल असेट्स पे किया जाता है, इनटैंजिबल असेट्स पे हम लोग अमोर्टाइजेशन करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टैंजिबल आइटम्स क्या है, दीज आर हेल्ड इन यूज फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। आप किसी को प्रोडक्शन कर रहे हो, आप कुछ गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो या सप्लाई कर रहे हो, आपने कुछ रेंटल पे देने के लिए चीजों को खरीद रखा है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए आपके पास कोई चीज है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए मेरे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो भाई ये भी क्या है मेरे लिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टैंजिबल एसेट है। एंड दीज आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, तो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा यूज करने का एस्टिमेशन है। क्यू डेप्रिसिएशन होता है, वेयर एंड टेयर ऑफ असेट ड्यू टू इट्स यूज इन द बिजनेस। एफ्लक्स ऑफ टाइम, एफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब पासेज ऑफ टाइम, पड़ी पड़ी भी चीजें क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ऑब्सोलिसेंस ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बदल गई तो मेरा जो असेट है वो क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय ऑब्सोलिसेंस। डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गई है उस असेट की आउटराइटली, तो भी डेप्रिसिएशन करना है। एंड डिप्लीशन, डिप्लीशन किसके लिए यूज करते हैं, माइंस और अदर नेचुरल रिजर्व्स के केस में, यानी कि वो असेट्स जिनको माइन आउट करते हैं। मिनरल्स के केस में, मिनरल्स के केस में हमें क्या करना पड़ता है बेटा, मिनरल्स के केस में हम लोगों को वो लैंड गवर्नमेंट से क्या करनी पड़ती है, हायर के बेसिस पर लेनी पड़ती है, रेंट पे करना पड़ता है। आपने 10 करोड़ रुपए दिए ताकि आप इससे अगले 3 साल के लिए उधर से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सको, तो वो जो 10 करोड़ रुपए है उस पे मैं डेप्रिसिएशन नहीं, उस पे मैं क्या करूंगी, डिप्लीशन करूंगी ऑफ असेट। ठीक, कौन सी 3 चीजें चाहिए ये एक बार गो थ्रू कर लेना, उसी को इधर इन्होंने समराइज करा हुआ है,
कौन सी 3 चीजें चाहिए डेप्रिसिएशन निकालने के लिए? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ असेट एंड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ असेट। ये 3 चीजें काफी है कोई भी मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने में इन जनरल। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द असेट इज अवेलेबल फॉर यूज। भले आपने उसको यूज करना चालू नहीं करा, बट अगर वो असेट रेडी हो चुका है यूज करने के लिए तो डेप्रिसिएशन करना चालू कर दो। यानी कि मैंने एसी खरीदा, एसी नीचे अभी कार्टन में पड़ा हुआ है, तो क्या वो अवेलेबल फॉर यूज है? अभी नहीं, तो डेप्रिसिएशन चालू नहीं होगा। बट एसी मैंने इंस्टॉल करवा दिया, 1 महीने तक वो क्लासरूम बंद है, क्या एसी इंस्टॉल होने के बाद अवेलेबल फॉर यूज था? बिल्कुल, तो तब से मेरा डेप्रिसिएशन चालू कर देना चाहिए। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट ऑफ असेट। ये क्या कहता है? ये बेसिकली हमें बता रहा है कि एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंजेस हमको अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ सेम असेट अलग अलग तरीके से डेप्रिसिएशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में इंजन है, एयरक्राफ्ट में इंटीरियर है, एयरक्राफ्ट में उसका एयर फ्रेम जो एक्सटीरियर बॉडी है, इतनी सारी चीजें लगती है। क्या हर किसी की यूजफुल लाइफ सेम होगी? नो, ऑब्वियसली नॉट। जो इंटीरियर है उसके हर 3-4 साल में चेंज करने हैं, जो एक्सटीरियर बॉडी है अगले 7 साल तक यूज कर सकते हैं, जो इंजन है 2-2 साल में रिप्लेस करना है, तो है सब फिक्स असेट। पूरा एयरक्राफ्ट एज इट इज में 10 साल यूज नहीं कर सकती, उसमें काफी चीजें बदलती रहनी पड़ती है बीच बीच में, यूजफुल लाइफ अलग अलग है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स का अलग अलग डेप्रिसिएशन कर सकते हैं। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट ओवर हियर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, थ्योरी 4 मार्क के लिए रेडी रखना। करेक्ट इनकम मेजर करने में हेल्प करता है। ट्रू पोजीशन, पोजीशन का मतलब कि असेट और लायबिलिटी की वैल्यू सही से बताता है। फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, जब बिजनेस चालू करा था करोड़ रुपए का असेट है, 3 साल बाद 50 लाख रुपए का असेट है, यानी कि 50 लाख रुपए क्या हो चुके हैं? डेप्रिशिएट हो गए। तो मुझे मालूम है कि भाई नियर फ्यूचर में मुझे इसको रिप्लेनिश करना है, रिप्लेस करना है असेट्स को, तो भाई फंड्स उसके लिए इकट्ठा करना चालू कर दो। असरटेन करता है ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आज अगर मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ही ना करूं तो एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लग रहा है वो मुझे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उस मशीन का भी खर्चा किससे रिकवर करना है? मुझे उस असेट, उस इन्वेंट्री से रिकवर करना है। तो कैसे कर पाऊंगी? बाय कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस अनलाइक अदर नॉर्मल एक्सपेंसेस। नॉन कैश यानी कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते वक्त कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या जुड़ेगा? परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज, परचेज टैक्सेस, यानी कि आपका जीएसटी ऐड नहीं होना चाहिए। रीजन, क्योंकि उसका क्रेडिट अवेलेबल है। ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करो, रिबेट्स डिडक्ट करो। सिमिलर टू व्हाट वी हैड डन इन इन्वेंट्रीज, कोई भी खर्चा जो लोकेशन और कंडीशन नेसेसरी के लिए जरूरी था वो, कोई भी इनिशियल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग और रिमूविंग द आइटम। ये जनरली एप्लीकेबल है इन केस ऑफ ऑयल रिग्स। जब भी ओएनजीसी जैसी कंपनियां तेल एक्सट्रैक्ट करती है सी बेड से, तो वो लोग एक प्रॉपर ऐसे पूरा ड्रिल स्टेशन बनाते हैं सी बेड पर। अब ओएनजीसी ने जब वो बनाया तो उसने गवर्नमेंट से परमिशन ली होगी कि ये बनाए। 10 साल बाद जब सारा तेल वो उधर से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तब गवर्नमेंट को वो सी वाटर्स को उसको क्या करना है? इसको डिसमेंटल करके देना है, जो पूरा उन्होंने उधर पानी के बीच में स्टेशन बनाया होगा अपना। अब उसका डिसमेंटल करने का खर्चा भी अच्छा खासा है। तो जनरली उन सब असेट्स के केस में हम लोग क्या करते हैं? इनिशियली एस्टिमेट करते हैं कि लगभग कितना खर्चा लगेगा तब, और उसी को आज ही क्या कर देते हैं? कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड कर देते हैं। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय इट। आपको समझाने को नहीं बोला जाएगा, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि भाई अगर पूछा गया व्हाट ऑल कंप्राइजेस ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपीई, तो यू शुड बी एबल टू पॉइंट दीज 3 थिंग्स। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट वाला बोला गया है कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइटम। इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉल करवाने के लिए मैंने वेजेस पे करे, वो वेजेस लेबर का खर्चा है, एम्प्लॉय का खर्चा है, कॉस्ट ऑफ असेट का पार्ट है। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, काफी बार कोई असेट को अक्वायर करने के बाद उसको इंस्टॉल करने से पहले मुझे साइट को प्रिपेयर करना पड़ता है, तो उन सबके का भी खर्चा क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड हो जाएगा। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, डिलीवरी के चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ऐड होगा।
इंस्टॉल करने का खर्चा ऐड होगा, उसको असेंबल करने का खर्चा ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमको बोला गया था कौन कौन से खर्चे जुड़ते हैं, which is necessary to bring the asset to location यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management। आज अगर मैंने कोई मशीन इंस्टॉल करी, उस मशीन को यूज करने से पहले मुझे उस पर टेस्टिंग करनी होगी, तो वो टेस्ट करने के बिना क्या उस असेट को यूज कर सकती हूं मैं? नहीं, वो मेरे लिए रेडी टू यूज नहीं है। तो वो सब खर्चा क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग असेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। बट जब आपने टेस्ट करा तो कुछ पीसेस बन गए, सैंपल बन गए, उस सैंपल को आपने बेचा, बेचने पर आपको इनकम हुई, तो उस इनकम को मैं टेस्टिंग के खर्चे से क्या करूंगी? लेस करूंगी, और फिर जो वैल्यू बची वो कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड होगी। यानी कि टेस्ट करने का खर्चा 1 लाख था, सैंपल मैंने ऐसे ही बेच दिए, पैसा आ गया मुझे 10,000 रुपए, तो मैं क्या करूंगी? कॉस्ट ऑफ टेस्ट से इसको लेस कर दूंगी 90,000, इस 90,000 को मैं असेट की वैल्यू में ऐड कर दूंगी। सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से ओवर हियर। प्रोफेशनल आपने रखा कि भैया मशीन इंस्टॉल करना है, कहां से खरीदूं, कैसे खरीदूं, कितने भाव में खरीदूं, ये सब के लिए एक प्रोफेशनल हायर करा, तो दैट शुड गो इन योर कॉस्ट ऑफ असेट। एक्सपेंसेस दैट शुड नॉट फॉर्म कॉस्ट ऑफ असेट। ओपनिंग न्यू फैसिलिटी, पूछा गया है ये सवाल ट्रू एंड फॉल्स में कि भैया आपने इनॉग्रेशन करा है अपनी नई फैक्ट्री का, तो क्या वो कॉस्ट ऑफ असेट का पार्ट है? बिल्कुल नहीं। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, एडवर्टीजमेंट करा, प्रमोशन करा, तो क्या मशीन में कुछ करा है आपने? सैंपलिंग करी है? नहीं, ये तो भैया उसको लॉन्च करने का खर्चा है, कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग अ बिजनेस इन न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, मतलब मेरे पास पहले से इधर मशीन इंस्टॉल थी, अभी मैंने अपनी क्लासरूम शिफ्ट करी तो इधर का एसी मैंने दूसरी जगह इंस्टॉल करा, तो अभी जब वापस से इंस्टॉलेशन मैंने करवाया, ये एसी निकाला दूसरी जगह लगवाया, तो क्या वापस जो इंस्टॉलेशन करा वो कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड होगा? नो, क्योंकि आप एक नए लोकेशन में जा रहे हो, और अगर एक बार एक असेट यूज होना चालू हो गया था तो भाई वापस से जो भी खर्चे हुए हैं वो कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड नहीं होंगे, और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी ऐड नहीं होंगे। ये वही चीज बोली गई है, अनटिल एंड अनलेस कोई मेजर रिपेयर करा है या कोई मेजर एडिशन करा है जिस वजह से इंक्रीज इन यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट हुआ है, या मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी आउटराइटली बढ़ी है, तब तक हम लोग कोई भी खर्चे को कैपिटलाइज नहीं कर सकते इन द कॉस्ट ऑफ असेट। ये आपने कल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले चैप्टर में भी देखा है। कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन से आप लोग अदला बदली कर रहे हो जगह की, तो वो कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड नहीं होगा। ओके, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में ठीक एक बार ये रीड कर लेना, फॉर्मूला पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन बेसिस का। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एक बार इसको रीड कर लेना। एक चीज बेटा जो देखी गई है कि सवाल में मेन एग्जाम में भी पूछी गई है, दैट इज इन केस ऑफ WDV मेथड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका रिपेयर का खर्चा एंड आपका डेप्रिसिएशन का खर्चा मोटा मोटी यूनिफॉर्म हो जाता है, वेराज SLM के केस में इन दोनों का खर्चा मिला के इंक्रीज होता है। कैसे, ये पॉइंट समझना जरूरी है। SLM स्ट्रेट लाइन बेसिस में हर साल मेरा डेप्रिसिएशन सेम रेट पर हो रहा है, बट क्वेश्चन में लोग क्या बोलते हैं? सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं, रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन का खर्चा ओवर द पीरियड। आज डेप्रिसिएशन तो हर साल 10,000 का हो रहा है, लेकिन रिपेयर पहले साल में तो नहीं होगा, दूसरे साल में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा होगा, तीसरे साल में रिपेयर क्या होगा? फर्दर उसका खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे मशीन पुरानी होगी वैसे वैसे ज्यादा रिपेयर मांगेगी। चौथे साल में डेप्री तो सेम, लेकिन रिपेयर का खर्चा क्या होगा? फर्दर मोर बढ़ेगा। सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि इन केस ऑफ SLM दोनों का खर्चा मिला के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। WDV के केस में क्या है? आपका डेप्री पहले साल 10,000, दूसरे साल 9,000, तीसरे साल 8,000, चौथे साल 7,000 रिड्यूस होगा जिस भी तरीके से, ये 8100 या 7200। लेकिन इधर अगर हम लोग देखें 72 नहीं सॉरी, इधर हम लोग देखें पहले साल कोई रिपेयर की जरूरत नहीं थी, दूसरे साल 2,000 का रिपेयर, तो इधर 10,000, इधर लगभग 11,000, इधर
3,000 का खर्चा मोटा मोटी, तो ये भी कुछ 11 पॉइंट समथिंग हो गया। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मोर और लेस ये क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा। जबकि इन केस ऑफ एसएलएम क्या हो रहा है, आउटराइटली वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रिपेयर का खर्चा हर साल बढ़ता है और डेप्रिसिएशन एसएलएम के केस में कांस्टेंट है। डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो रहा है और रिपेयर का खर्चा बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, सिमिलर हो जा रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर। So that is a very important point that you need to understand from true and false point of view, जो इस पैराग्राफ में कवर किया गया है कि therefore depreciation in the earlier years should be high when the repair cost is expected to be low, and depreciation in the later years should be low when the repair cost is expected to be high. So this will result in equal burdens all over the years. इधर ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, बट इसी के बेसिस पर एक एमसीक्यू या ट्रू एंड फॉल्स आया है, टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है। वो एक ऐसा सवाल है कि स्क्रैप वैल्यू इज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ असेट इन केस ऑफ डब्ल्यूडीवी मेथड। डब्ल्यूडीवी का फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन का रेट ये है, क्या इधर रेसिडुअल वैल्यू को कॉस्ट ऑफ असेट से माइनस करा है, नहीं, तो उसका आंसर क्या है कि फॉल्स, कि इट इज नॉट टू बी रिड्यूस्ड। जबकि एसएलएम मेथड का अगर आप फॉर्मेट देखो, फॉर्मूला देखो, तो स्क्रैप वैल्यू को या रेसिडुअल वैल्यू को रिड्यूस करते हो कॉस्ट ऑफ एसेट से। सो इन केस ऑफ एसएलएम इट इज ट्रू, इन केस ऑफ डब्ल्यूडीवी इट इज नॉट ट्रू। तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड विद रिगार्ड्स टू इट। सम ऑफ डिजिट मेथड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, गो थ्रू करिए, और ये भी अलग अलग मेथड्स है, पता होना चाहिए। डिप्लीशन किसके लिए यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, एज एक्सप्लेन्ड बिफोर, सच एज ऑयल, गैस, टिम्बर, मिनरल्स एटसेट्रा। चेंज जब होता है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तब क्या करते हैं, तब जिस साल में डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो रहा है, उस साल जो वैल्यू है दैट ओनली आई हैव टू कंसिडर। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब पहले सालों में इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। जिस साल आपने डिसाइड करा दैट यू आर चेंजिंग द मेथड, उस साल से हमको आगे बढ़ जाना है। आपने इसको क्लासेस में सीखा है, आपने इसको समझा है कि कैसे करना है, पर बस ट्रू एंड फॉल्स कुछ आ ना जाए इससे, इसलिए इधर मेंशन्ड है, वरना इसको कोई रटना नहीं है। प्लीज डोंट थिंक कि भाई इसको तो हमको लर्न करना पड़ेगा वर्ड टू वर्ड। नो, यू शुड बी अवेयर कि ऐसा कुछ है इस चैप्टर में। यूजफुल लाइफ बदल जाती है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की, तब क्या करते हैं आपको बस पता होना चाहिए। Revaluation of property, plant and equipment, a very important aspect guys and girls, please keep this point in mind. Revaluation का पूरा एक टेबल ही दे रखा है, ट्रू एंड फॉल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट। रिवैल्यूएशन में अगर इंक्रीज हो रहा है, असेट की वैल्यू इंक्रीज करो, तब क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लोग रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन एक्सेप्शन है, अगर कभी पहले असेट की वैल्यू घटाई थी आपने, अगर कभी पहले असेट की वैल्यू घटाई थी और फिर रीवैल्यू करके उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो पहले जितना भी आपने वैल्यू को कम करा है ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स, पहले उतना मैं क्या करूंगी, पीएनएल में डालूंगी, और रिमेनिंग जो एक्सेस अमाउंट है कहां डालूंगी, रीवैल्यूएशन सरप्लस में। थ्योरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। आपका असेट था 10 लाख का, 10 लाख को आपने पहले रीवैल्यू करा था 8 लाख के हिसाब से, तो वैल्यू 2 लाख से घटाई, फिर 8 लाख से आपने बोला कि नहीं ये तो 13 लाख की वैल्यू, तो इधर वैल्यू 5 लाख से आपकी बढ़ गई। क्या 5 लाख डायरेक्टली रिवैल्यूएशन सरप्लस दिखा सकती हूं मैं, नहीं, क्यों, क्योंकि पहले मैंने इसकी वैल्यू को रिड्यूस करा था, तो पहले ये पीएनएल में 2 लाख रुपए इसके जाएंगे और रिमेनिंग 3 लाख रुपए कहां जाएंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस में चला जाएगा। सिमिलरली डिक्रीज के केस में, नॉर्मली अगर वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो, रीवैल्यू करते वक्त डिक्रीज कर रहे हो, तो क्या करेंगे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में लॉस की तरह डाल देंगे। बट एक्सेप्शन, अगर पहले कभी इसकी वैल्यू को इंक्रीज करा था आपने, 10 लाख का असेट आपने बोला नहीं 10 लाख का नहीं 15 लाख का होना चाहिए, 5 लाख रुपए आपने वैल्यू बढ़ा दी थी पहले साल, इसका 5 लाख रुपए आप लोग कहां दिखाए होते, रीवैल्यूएशन सरप्लस में। अब आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं इसकी वैल्यू 15 लाख रुपए नहीं 8 लाख होनी चाहिए, तो आपने देखा कि इधर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस इधर अगर मैं देखूं तो कितना हो रहा है, 7 लाख का, तो 7 लाख में से 5 लाख तो कहां जाएंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट होंगे, और बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है वो कहां से एडजस्ट होगा, पीएनएल से। बाकी कितना बचा, 2 लाख रुपए, लॉस दिखेगा पीएनएल में 2 लाख रुपए। सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से ओवर हियर। सो प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड। अलॉन्ग विद इट, जो इसी टॉपिक में A to F पॉइंट में 2 पॉइंट्स है एडिशनल,
जो बस आपको इन्फॉर्म्ड होना चाहिए इसके रिगार्डिंग कि रीवैल्यूएशन सरप्लस को हम लोग डायरेक्टली कहां ट्रांसफर कर सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स पे ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि कैपिटल का पार्ट बना सकते हैं व्हेन द असेट्स आर डी-रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि जब आप असेट को बेच रहे हो तो उस असेट का जितना भी रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो मैं डायरेक्टली कहां डाल सकती हूँ, ओनर के इक्विटी या ओनर के कैपिटल में डायरेक्टली ऐड कर सकती हूँ, उसको रीवैल्यूएशन सरप्लस में लिखे रहने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ थियोरेटिकली आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिकली अभी फिलहाल अपने को ये करने की जरूरत नहीं है, आगे इंटर में अपने को ये सब टॉपिक्स आएंगे। दिस में इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग द होल सरप्लस ऑफ द असेट व्हेन इट इज रिटायर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, जब बेचा तब सारा का सारा सरप्लस क्या करूंगी मैं, ट्रांसफर कर दूंगी कहां पे, रिटेन्ड अर्निंग्स में फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको पीएनएल के थ्रू रूट नहीं करना है। क्या मतलब है, क्यों है, एक बार के लिए अभी जाने दो, बस आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने इन डेप्थ उसको क्लास में नहीं समझा है तो बस आपको इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। ऑल्टरनेटिवली जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो जो एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ सच अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, इट मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। जो भी एक्सेस डेप्रिसिएशन है एडिशनल वैल्यू का, 10 लाख का सेट है उसको मैं बोलूं 10 लाख नहीं 15 लाख का मानो, तो 5 लाख एडिशनल वैल्यू पे जो डेप्रिसिएशन आ रहा है उसको मैं क्या कर सकती हूँ, अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट से कहां ट्रांसफर कर सकती हूँ, रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर सकती हूँ हर साल। सच ट्रांसफर फ्रॉम रीवैल्यूएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स कैन नॉट बी मेड थ्रू पीएनएल। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। इसी टॉपिक में दो चीजें और जो ध्यान में रखनी है, दैट इज कि रीवैल्यूएशन अगर हम लोग बात करें तो एक बार आपने रीवैल्यूएशन मॉडल अगर अडॉप्ट करा तो आपको ईयर आफ्टर ईयर रीवैल्यूएशन करना है। कुछ असेट्स में इट इज ओके दैट यू कैन रीवैल्यूएट आफ्टर 2 to 3 years, समथिंग लाइक बिल्डिंग को हर साल रीवैल्यू करने की जरूरत नहीं है, 2-3 साल में एक बार चलेगा। एंड एक और पॉइंट है कि क्लास ऑफ असेट को रीवैल्यू एक साथ करना है, यानी कि मान लीजिए मेरे पास लैंड है 5 अलग अलग जगहों पर, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, गोवा में है। नाउ अगर मैं सोचूं कि गुजरात की लैंड को मैं रीवैल्यू करूंगी तो गुजरात के साथ साथ बाकी सारी पीसेस ऑफ लैंड को भी रीवैल्यू करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह की लैंड को करा रीवैल्यू, दूसरे को नहीं करा। सो दैट इज अ पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। फिर आ जाता है इसमें इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स क्या है, उसके काफी सारे अच्छे एग्जाम्पल इधर दिए गए हैं, रीसेंट टाइम्स के हिसाब से एग्जाम्पल दिए गए हैं। प्लीज डू गो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स। इंटेंजिबल असेट कब रिकॉग्नाइज होता है बुक्स में, जब वो आइडेंटिफाइबल है। एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय आइडेंटिफाइबल, कि उसको सेल कर सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं या उससे कुछ पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए एडवर्टीजमेंट को हम इंटेंजिबल असेट नहीं कंसिडर करते क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल नहीं है। एडवर्टीजमेंट कर दिया मैंने, बहुत अच्छा खास एडवर्टीजमेंट करा, बट क्या एडवर्टीजमेंट करने के बाद में वो किसी को बेच सकती हूँ, नहीं। हाँ, अगर मेरे पास एडवर्टीजमेंट के राइट्स है, अभी तक वो मैंने शोकेस नहीं करा एडवर्टीजमेंट तो यस, बट अगर मैंने एडवर्टीजमेंट कर दिया तो क्या उसके बाद वो बेचा जा सकता है, नहीं। इसीलिए एडवर्टीजमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज इंटेंजिबल असेट, जो जनरली 11th-12th में अंडरस्टैंडिंग दी जाती है स्कूल्स में। तो कीप दिस पॉइंट इन माइंड। एंटरप्राइज कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर सच इंटेंजिबल असेट्स। कंट्रोल मतलब कि मेरे पास पावर है कि उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स को डिराइव कर सकूं। देन इट इज प्रोबेबल कि भैया हमको इनसे पैसा आने ही वाला है, एंड हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, इसके कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हैं। गुडविल दो टाइप की होती है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है और परचेज गुडविल होती है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल की कॉस्ट आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इंटरनली जनरेटेड गुडविल आपके अच्छे कर्मों से होती है, तो उसके पीछे आपने कोई अलग से खर्चा नहीं करा है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं करते। आज मैं अगर आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करूं तो मेरी गुडविल ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, क्या उसके पीछे मैंने कोई खर्चा करा है अलग से? नो। So when we talk about self-generated goodwill, because the cost is not identifiable, therefore it is not recorded in books of accounts. Whereas purchase goodwill, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने कितने रुपए देकर वो परचेज करी है, गुडविल किसी और का नाम खरीदा है, इसीलिए हम लोग परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। इंटेंजिबल असेट्स acquired separately should be usually measured at cost, ठीक है। सेम चीजें बोलिए जो हम लोग ने पहले मेंशन करी थी टैंजिबल एसेट्स को समझते वक्त। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू, प्रिपेयर अपने इनसे करिएगा।
आखिर में आता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन और कुछ नहीं बट डेप्रिसिएशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स है। Given the nature of intangible assets, the residual value should be assumed as zero unless किसी ने बोला कि भाई आप 5 साल यूज कर लो, उसके बाद हम इतने रुपए में खरीद लेंगे, तो उसने बोल रखा है, कमिटमेंट दे रखा है। कोई एक्टिव मार्केट है उस इंटेंजिबल असेट की जिसमें वो इजीली खरीदे बेचे जा सकते हैं, इन दैट केस यू कैन assume some other value as their residual value. MCQ, true and false, theoretical questions to be done at your end. फिर आ जाते हैं बेटा चैप्टर नंबर 6 पे, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लीज डू कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल एंड अ सर्टेन सम ऑफ मनी पे करने की बात कर रहे हैं। सर्टेन सम ऑफ मनी का मतलब कि एग्जैक्ट अमाउंट उधर क्वांटिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपीज प्लस फाइन, आपको बोलना चाहिए कि भाई 12,000 रुपए पे करने हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, एग्जैक्ट अमाउंट डिफाइंड होना चाहिए। और कोई कंडीशनल प्रॉमिस नहीं होनी चाहिए कि अगर इंडिया जीती क्रिकेट मैच तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगी वरना नहीं दूंगी, ऐसी कंडीशंस नहीं आ सकती। सो डू गो थ्रू दीज पॉइंट्स। इसके बाद जो बनाता है बिल ऑफ एक्सचेंज उन्हें हम बोलते हैं ड्रॉअर। जो पार्टी पेमेंट करेगी और जो इस बिल को एक्सेप्ट करती है उनको हम बोलते हैं एक्सेप्टर, एंड वही इंसान पेई भी है क्योंकि अल्टीमेटली पेमेंट कौन करता है, एक्सेप्टर करता है। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, एक बार इसकी थियोरी बस गो थ्रू कर लेना। सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चांसेस थोड़े से ज्यादा है आने के, डायरेक्टली इस पे बहुत ज्यादा इन डेप्थ कवरेज नहीं किया गया है, तो इसको एक बार गो थ्रू डेफिनेटली कर लेना बेटा। फॉरेन बिल्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं तो इसको रीड मार लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए जस्ट इन केस। प्रॉमिसरी नोट के कंडीशंस दिए हैं, इन कंडीशंस को भी बेटा भूल मत जाना, गो थ्रू करना। डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर टू पे है क्योंकि बनाता कौन है, जिसको पैसे मिलेंगे। प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है, जो पैसे देगा, तो इसमें प्रॉमिस है कि वी विल पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। इधर जनरली 3 पार्टीज होती है और इधर 2 पार्टीज होती है, मेकर एंड द पे। इधर बिल पे कौन करता है, एक्सेप्टर, इधर मेकर ही बिल को पे, प्रॉमिसरी नोट को पे करता है। बिल इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, क्रेडिटर ड्रॉ करता है बिल। क्रेडिट को जो सामान दे रहा है उधारी पे, जिसने पैसे दिए उधारी में मुझे, तो उसको पैसे मिलने चाहिए, तो वो क्या बना रहा है, बिल बना रहा है। प्रॉमिसरी नोट डेटर बनाता है, एंड ऐसे ही बाकी चीजों को इधर एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप इनके डिफरेंसेस को बेटा गो थ्रू करिएगा। अ चेक कैन नॉट बी अ टाइम इंस्ट्रूमेंट बिकॉज चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। चेक कब पेएबल है, इट इज पेएबल ऑन डिमांड, तो उसको हम टाइम इंस्ट्रूमेंट का पार्ट नहीं मानते हैं। दो अ चेक कैन बी पोस्ट डेटेड चेक एंड विच कैन बी प्रेजेंटेड ऑन और आफ्टर सच डेट, a check has a validity of 90 days from its date and after that it becomes void, normally termed as stale check and the bank will not honor such check। ये ऐसे चेक जो 3 महीने 90 दिन से ज्यादा पुराने हो चुके हैं, यानी कि मैंने आपको आज चेक दिया, आज 9 सितंबर को मैंने आपको चेक दिया, तो इसकी वैलिडिटी 90 डेज की, 90 डेज के बाद इसकी वैलिडिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अगर मैंने ये चेक 5 फेब को जमा करने की कोशिश करी तो क्या ये क्लियर होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 महीने या 90 दिन, 3 महीने नहीं 90 दिन की जो वैलिडिटी है वो क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो ये ट्रू फॉल्स के लिए ध्यान रखें। बिल के केस में ड्यू डेट कैसे निकाले, 3 डेज ऑफ ग्रेस तो आपको ऐड करना ही करना है, बट जब वो ड्यू डेट आती है, जब आपको एक स्पेसिफिक डेट बोल दी इस दिन पर पे करना है, तो वही आपकी ड्यू डेट हो गई। फिर when a bill is made payable and stated after number of months, 3 महीने के बाद पेएबल है, तो जब 3 महीने के बाद पेएबल की बात की जा रही है, that date on term of bill which shall expire will be the due date। यानी कि 1 तारीख को बिल बनाया, 1 सितंबर को बिल बनाया, आज से 3 महीने, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने गिने, तो कौन सी दिसंबर हो गई, 1 दिसंबर।
फिर उसमें हम क्या जोड़ेंगे, उसमें हम जोड़ेंगे 3 days ऑफ ग्रेस. सो प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड. When the bill is made payable at stated number of days after, मैंने बोला आज से 90 दिन बाद पेमेंट करूंगी, तो आज के दिन को इग्नोर करके फिर जो 90 दिन गिनती में आते हैं उनको कैलकुलेट करोगे आप. दैट डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग द स्टेटेड नंबर ऑफ डेज. आज के दिन को मत कंसिडर करना, 2 तारीख से मेरा पहला दिन चालू होगा, यानी कि आज 1 तारीख है, आज से मैंने बोला 15 दिन बाद, तो आज से 15 दिन बाद, 15 तारीख नहीं, आज से 15 दिन बाद यानी कि 16 तारीख को मैं बिल को पे करूंगी. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. अगर ड्यू डेट किसी पब्लिक हॉलिडे पे पड़ रही है, पब्लिक हॉलिडे पे पड़ रही है तो एक दिन पहले, पब्लिक हॉलिडे कौन सी, जो पहले से पता है, 15 अगस्त को कोई बिल अगर ड्यू हो रहा है तो उससे एक दिन पहले, दैट इज 14 अगस्त. और अगर कोई अचानक से हॉलिडे आ गई जो पहले से पता ही नहीं था, तो उस केस में द नेक्स्ट डे विल बी कंसिडर्ड एज योर ड्यू डेट फॉर द बिल. फिर आता है एक बिल आफ्टर साइट और बिल आफ्टर डेट. बिल आफ्टर साइट में क्या होता है, बिल आफ्टर साइट में जिस दिन बिल को हमने देखा, जिस दिन बिल को हमने एक्सेप्ट करा, साइन किया गया है, उस दिन से आपका ड्यू डेट चालू होता है. और बिल आफ्टर डेट का मतलब जो डेट आपकी मेंशन्ड है, कि अगर बिल मेकर ने बनाया है 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर से आपकी ड्यू डेट गिनना चालू होगा. मान लीजिए आपको मैंने ये बिल दिया 5 सितंबर को और आपने 5 सितंबर को साइन करा इसमें, तो 5 सितंबर से आपका ड्यू डेट कैलकुलेशन चालू होगा. कब, अगर वो बिल आफ्टर साइट होता. साइट यानी कि जब एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट करा उस दिन से, जब से उसने देखा तो उस दिन क्या करेगा, साइन करेगा. बिल आफ्टर डेट का मतलब जिस दिन को हमने बिल बनाया, यानी कि मेकर ने जिस दिन बिल बनाया, जो बिल में मेंशन्ड है, उस दिन से गिनती करेंगे. तो कीप दिस पॉइंट इन माइंड. नोटिंग चार्जेस के लिए हम लोग किसको अपॉइंट करते हैं, नोटरी को अपॉइंट करते हैं, कि भाई देखो ये बंदा मेरे को मेरे बिल के पैसे वापस नहीं कर रहा, इसने बोला था कि आज से 3 महीने बाद पे करेगा, और जिस 3 महीने बाद मैं पैसा मांग रही हूं तो मना कर रहा है. तो हम एक नोटरी पब्लिक को साथ में लेकर जाएंगे और बोलेंगे कि आप लिख कर दो मुझे लीगल पेपर पे कि आपके प्रेजेंस पे इसने पैसा नहीं दिया, तो उसके लिए वो क्या कलेक्ट करेगा, नोटिंग चार्जेस कलेक्ट करेगा. आपको रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या है, रिन्यूअल ऑफ बिल क्या है, उसको पता होना चाहिए अपने एंड से. अकोमोडेशन बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जनरली ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए किए जाते हैं. दैट इज बिल्स आर मेंट फॉर फाइनेंसिंग एक्चुअल सेल्स और परचेज. ये तो जनरल बिल्स ऑफ एक्सचेंज है. बट द मैकेनिज्म ऑफ द बिल कैन बी यूटिलाइज्ड. अकोमोडेशन बिल किसके लिए है, टू यूटिलाइज टू रेज फाइनेंस एज वेल. तो जब पैसे की कड़की है उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अकोमोडेशन बिल रेज कर सकते हैं. और म्यूचुअल अकोमोडेशन में कॉन्सेप्ट कवर्ड, थियरी क्वेश्चंस, एमसीक्यू एंड ट्रू एंड फॉल्स. फिर बेटा द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस मॉड्यूल, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सबसे पहले comparison between income statement and possession statement. Income statement is basically P&L and possession statement is your balance sheet. इसको अच्छे से कवर करिएगा. फिर अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि किस बेसिस पे डिसाइड करोगे कोई चीज इनकम एक्सपेंडिचर में जानी चाहिए कि बैलेंस शीट में जानी चाहिए, उसकी इन्होंने इधर बेसिस बता रखे हैं, पूछा जा सकता है बैठा का बैठा सवाल. तो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस इनकम. पर्सनल एक्सपेंसेस को हम लोग अकाउंट्स में नहीं लिखते, बिजनेस इनकम को लिखते हैं. डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां जाता है, पीएनएल या ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है. वेयर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब असेट खरीदना, और वो कहां जाता है, बैलेंस शीट में जाता है. ऑल द मटीरियल इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड. सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अलग से बताना जरूरी है हमको इधर. फिर रिकॉर्ड ओनली करंट पीरियड ट्रांजैक्शंस. सिर्फ इस साल के ट्रांजैक्शंस इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे. कुछ चीज आपने पहले पे कर दी या आपने पे अभी तक नहीं करी, तो उसको हम लोग बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो हमें पता होता है. तो मतलब इस साल के ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होते हैं इस साल के अकाउंट्स में. फिर बोला जा रहा है ओनली ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड बिफोर द क्लोज ऑफ अकाउंट शुड बी गिवन इफेक्ट. यानी कि आपने किसी को गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया था, उन्होंने अभी तक नहीं कंफर्म करा कि उनको ये गुड्स चाहिए कि नहीं चाहिए. 2 अप्रैल को वो कंफर्म करे कि चलो मैं ये गुड्स ले लूंगा, तो क्या 31 मार्च को उसको सेल्स की तरह कंसिडर कर सकते थे
नहीं कर सकते थे क्योंकि 31 मार्च तक वो कंफर्मेशन नहीं आया था. सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि कुछ साल खत्म होने के बाद अगर कोई चीज हो रही है तो वो आपके अकाउंट्स में रिकॉर्ड पिछले साल में नहीं हो सकते. अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में ही जाएगा. उसका दूसरा इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में आ चुका है, परचेजेस से एडजस्ट हो चुका होता है. तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट. बैलेंस शीट के कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ इसको रीड कर लेना, आउटराइटली लर्न मत करिएगा. इट इज ओके. इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ पीएनएल अकाउंट्स. पीएनएल बनेगा तभी बैलेंस शीट बनेगा, इसलिए पहले पीएनएल बनाया जाता है और फिर बैलेंस शीट. इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं. Since capital always equals to difference between asset and liabilities, and since capital account will independently arrive at this figure, the two sides of the balance sheet must always total. और आप लोगों की भी बैलेंस शीट हर बार टोटल होनी ही चाहिए दोस्तों. क्लोजिंग एंट्रीज एक टॉपिक है, एंट्रीज दे रखी है, उसको गो थ्रू करना. चैप्टर करते वक्त प्रैक्टिकली तो वो कवर करवाया होगा, बट एक बार वो ध्यान में होनी चाहिए क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती है. छोटा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए. ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है कि बैलेंस शीट में किस तरीके से आप असेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्ड कर सकते हो. आप असेट्स को ग्रुप कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी या ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस. लिक्विडिटी का मतलब कौन जल्दी बिक सकता है और कैश में कन्वर्ट हो सकता है. जो चीज कैश में क्विकली कन्वर्टेबल है उनको पहले लिखेंगे और रिमेनिंग चीजों को बाद में. यानी कि करंट असेट्स पहले लिखो, फिक्स्ड असेट्स बाद में लिखो, या नॉन करंट असेट्स बाद में लिखो. परमानेंस के बेसिस पर जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में वो पहले लिखो और करंट असेट्स को बाद में लिखो. तो लिक्विडिटी और परमानेंस दोनों जो अरेंजमेंट है क्या है, ऑपोजिट है इन केस ऑफ बैलेंस शीट. सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग साइकिल जस्ट रीड करना है. सबसे पहले आता है जर्नल, फिर उसके बेसिस पे लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस फॉर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, फिर ट्रेडिंग पीएनएल और फिर बैलेंस शीट. प्रोविजन एंड रिजर्व्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. इसके डिफरेंसेस काफी बार पूछे जाने के चांसेस है और पूछा भी गया हुआ है. प्रोविजन क्या है, कल हमने प्रोविजन सीखा था. प्रोविजन इज बेसिकली एनी अमाउंट रिटन ऑफ और रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, रिन्यूअल या डिम्यूनेशन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स और रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नोन लायबिलिटी. ध्यान रखना, प्रोविजन किसके लिए क्रिएट होता है, नॉन लायबिलिटी के लिए. नॉन लायबिलिटी का मतलब मुझे मालूम है कि ये लायबिलिटी तो है लेकिन कितने रुपए की है वो कंफर्म नहीं है, तो उस केस में मैं क्या क्रिएट करती हूं, प्रोविजन क्रिएट करती हूं. द फॉलोइंग इंस्टेंसेस वेयर प्रोविजंस आर टू बी क्रिएटेड, कर चुके हैं ये हम थियोरेटिकली पहले भी. द पोर्शन ऑफ अर्निंग्स, रिसीट्स और सरप्लस ऑफ एन एंटरप्राइज appropriated by the management for general or specific purpose other than provision is known as reserve. यानी कि प्रॉफिट का एक हिस्सा जो मैनेजमेंट में अलग रखा है, प्रोविजन के नाम पर नहीं, बट फ्यूचर में कुछ भी हो जाए उस कंटिजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट इज नोन एज रिजर्व. रिजर्व कब क्रिएट कर सकते हैं, जब बिजनेस में प्रॉफिट हो तभी. अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो उस साल रिजर्व क्रिएट नहीं कर सकते. जबकि प्रोविजन के केस में प्रॉफिट हो कि लॉस हो फर्क नहीं पड़ता, आपको क्रिएट करना है क्योंकि वो लायबिलिटी है. अमाउंट नहीं पता बट लायबिलिटी तो उधर कंफर्म्ड है. सो इट इज एविडेंट एंड प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट व्हाइल रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. प्लीज मेक श्योर कि 4 मार्क का डिफरेंस जैसा इसको प्रिपेयर करके रखो. नेक्स्ट इन लाइन रिजर्व फंड, ये एनपीओ में भी कुछ हद तक कवर करा है. रिजर्व फंड क्या होता है, इट इज एन अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ रिजर्व दैट इज इन्वेस्टेड आउटसाइड बिजनेस. मैंने रिजर्व क्रिएट करा और उतना ही पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दिया तो उसे मैं क्या बोलूंगी, रिजर्व फंड बोलूंगी. When the amount is set aside for replacement of asset and it is invested periodically in government securities or shares, तो उस केस में हम उस रिजर्व को क्या बोलेंगे, रिजर्व फंड बोलेंगे. नेक्स्ट इन लाइन लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क का क्वेश्चन के लिए आ सकता है. सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, करंट मार्केट प्राइसेस पे रिकॉर्ड नहीं की जाती चीजें.
इंटैंजिबल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, कंपनी की काफी ऐसी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है जो बैलेंस शीट में मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, तो वो इग्नोर हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। परपेचुअल कंटिन्यूटी एंड पीरियोडिकल अकाउंट्स, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग ईयर एंड के लिए ही बनाते हैं या एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाते हैं, बट फ्यूचर में क्या होगा उसको एग्जैक्टली मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। ये सिर्फ मुझे हेल्प कर रहा है प्रिडिक्शन करने में, बट एग्जैक्ट फिगर्स मेरे को नहीं दे पा रहा। हम लोग अज्यूम करते हैं कि दैट द बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर एवर, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई ऐसा ही हो इन द नियर फ्यूचर। फिर बोला है डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एक ही चीज को रिकॉर्ड करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। सिर्फ आपके अकाउंट्स पढ़ के मैं नहीं आइडेंटिफाई कर सकती कि आपने कौन सा तरीका अडॉप्ट करा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डेप्रिसिएशन का WDV मेथड यूज करा है कि SLM, सिर्फ आपके अकाउंट्स देखकर मैं आउटराइटली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। या फिर आपने फीफो बेसिस अडॉप्ट करा है कि लीफो बेसिस, क्योंकि जब मैं आपका बैलेंस शीट देख रही हूँ मुझे तो इन्वेंट्री की वैल्यू है, आपका स्टोर्स रजिस्टर थोड़ी देख रही हूँ मैं। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद रिगार्ड्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड मैनेजमेंट की पॉलिसीज। मैनेजमेंट कैन हैव डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर वेलफेयर ऑफ स्टाफ एंड पब्लिक एट लार्ज, एंड क्योंकि अलग अलग पॉलिसीज आप मेंटेन कर सकते हो, तो आपने क्या किया है वो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। तो 4 पॉइंट्स तो आउटराइटली आपको पता होने चाहिए, लिख पाओ आप, और इस लास्ट पॉइंट को एज इट इज इधर मेंशन कर देना इफ दिस क्वेश्चन पॉप्स अप इन द पेपर। कीप दिस पॉइंट इन माइंड, डिफरेंसेस को अच्छे से कवर कर लेना, ट्रू एंड फॉल्स, MCQs एंड योर थियोरेटिकल क्वेश्चंस। आखिरी यूनिट इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पर्पस, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स बताता है। इट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री एंड फैसिलिटेट्स रिकंसिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल बुक्स विद कॉस्ट रिकॉर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग अगले साल नेक्स्ट लेवल पे, दैट इज इंटर लेवल पे, आपको एक सब्जेक्ट आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। उसमें आप देखोगे कि भाई कॉस्ट में चीजें अलग तरीके से रिकॉर्ड करते हैं और अकाउंट्स में अलग तरीके से करते थे, तो उन दोनों के बीच में आप रिकंसिलिएशन कर सकते हो बाय प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आपको पता चलेगा कि कॉस्टिंग में हमने कैसे रिकॉर्ड करा और फाइनेंशियल अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करा। द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अदर पर्पसेस भी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द आउटपुट इज कैरीड टू ट्रेडिंग अकाउंट एट मार्केट प्राइसेस, इट शोज द प्रॉफिट और लॉस ऑन मैन्युफैक्चर। भाई कोई चीज को बनाने में मेरे को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है अगर सारा का सारा माल आज की वैल्यू पे बेचूं, तो ये सब चीजें आपको हेल्प करता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बताता है। रीड करना, आउटराइटली लर्न करने की जरूरत नहीं है, अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सको उस पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या है, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके ऊपरी खर्चे हैं और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं जो मैं आउटराइटली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि भैया ये तो प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंक्ड है, बस उसको रीड कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट 4 मार्क के लिए, बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? बाय प्रोडक्ट वो चीज है जो मेन प्रोसेस के दौरान बन जाती है जो मैं बनाना नहीं चाहती। सो इट इज अ सब्सिडरी प्रोडक्ट विच गेट्स मैन्युफैक्चर्ड अलॉन्ग विद द मेन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, मोलासिस इज अ बाय प्रोडक्ट इन शुगर मैन्युफैक्चरिंग। चीनी बनाते वक्त वो काले रंग का मलाई जैसा जमा हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोलासिस बोलते हैं। वो चीनी के भाव नहीं बिकता, उसको फिर भी मार्केट में बेचा जा सकता है, बट वो क्या है? मेन प्रोडक्ट नहीं, बाय प्रोडक्ट है। बटर मिल्क, छाछ बन जाता है जब आप बटर या चीज बना रहे हो। चीज बनाने के लिए आपको दूध फाड़ना पड़ता है, तो जो एक्स्ट्रा वो जो लिक्विड बच जाता है दैट इज नोन एज बटर मिल्क। वो क्या है? आपका बाय प्रोडक्ट है। यूज कर सकते हो आप उसको अलग अलग चीजों में, बट वो मेरा मेन प्रोडक्ट नहीं है, चीज के रेट पे वो नहीं बिकेगा। बाय प्रोडक्ट्स हैव इनसिग्निफिकेंट वैल्यू कंपेयर्ड टू द मेन प्रोडक्ट एंड दे आर जनरली वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब प्लीज ध्यान रखना, जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं इट इज ऑलवेज प्रिफर्ड कि मेरे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम क्या करेंगे? अपने बाय प्रोडक्ट का नेट रियलाइजेबल वैल्यू को डिडक्ट करेंगे। मतलब मैंने आज रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने ₹1,00,000 का मिल्क परचेज करा ताकि उससे चीज बना सकूं, और कुछ और भी खर्चे हुए मुझे प्रोडक्शन के प्रोसेस में ₹2,00,000 के। अब मैंने जितना भी चीज का आउटपुट मुझे उससे मिला, लेकिन कुछ बटर मिल्क बच गया,
वो बटर मिल्क मैं बेच सकती हूं एट 10,000 रुपीज, क्योंकि वो चीज जितना वैल्यूएबल नहीं है, मिल्क जितना वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन फिर भी उससे कुछ पैसा तो बेचकर आ सकता है। तो अगर 10,000 रुपए में एक्सपेक्टेशन है कि इसको बेच सकती हूं, तो मेरे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मैं बाय प्रोडक्ट को क्रेडिट साइड पर लिख दूंगी एट इट्स एनआरवी। तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3 लाख रुपए का नहीं, इंस्टेड 2,90,000 का दिखेगा। मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ है, रिड्यूस हो गया है इधर। Apart from this people, in this video we'll be attaching the same file ताकि आप go through कर सकते हो theory को। And recently asked papers में theory questions क्या पूछे गए हैं book 1 से, उसको भी इधर summarize करके दे दिया गया है। So you can go through it, you can prepare it, you can see it, अपने हिसाब से आप लोग समझ सकते हो। And बच्चा पार्टी RTPs recently क्या क्या उसमें से questions आए हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक टेस्ट सीरीज में भी जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इधर मेंशन्ड है। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हो, तो आपका एक थ्योरी का अच्छा खासा कवरेज हो जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी मदद हो जाए उनके थियोरी में ऑफ द फर्स्ट पेपर ऑफ फाउंडेशन, दैट इज अकाउंट्स। Thank you guys, all the best, keep your preparations going and we'll see you soon. Thank you.